हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम +1 के मैथ की इंट्रोडक्शन करेंगे। जो अब तक आपने 10th तक का मैथ किया और जो आपका +1 से मैथ स्टार्ट होगा वो बहुत डिफरेंट होगा। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि ये आपने किया है, जैसा कि आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया है 10th में, +1 में उसके रिलेटेड हम सीक्वेंस एंड सीरीज करेंगे। वहां पे एपी के साथ साथ आपके पास जीपी भी आ जाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और 10th में आपने किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। लेकिन जो 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी वहां पे हम क्या करते थे, जो डी की वैल्यू फाइंड करते थे b² - 4ac। अगर वो b² - 4ac हमारे पास नेगेटिव आ जाता था तो वहां पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्दर सॉल्व नहीं करते थे। लेकिन जब आप +1 में हो जाओगे, +1 का मैथ करोगे अब, तो वहां पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। जब डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो उसका आंसर जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है इमेजिनरी, जो कि 10th के सिलेबस में उस नहीं था। लेकिन +1 में हम इमेजिनरी नंबर्स डिस्कस करेंगे। और सिमिलरली आपने 10th में स्टैट भी किया है, वहां पे अर्थमेटिक मीन फाइंड किया था। लेकिन +1 में उसके साथ हम अर्थमेटिक मीन करेंगे, मीडियन करेंगे, मॉड करेंगे और मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन भी करेंगे। स्टैट के साथ साथ 10th में आपने प्रोबेबिलिटी भी की है और यही प्रोबेबिलिटी को एक्सटेंड करेंगे +1 में, और +1 के बाद वही प्रोबेबिलिटी हम +2 में भी रीड करेंगे। लेकिन जो दायरा है वो बढ़ता जाएगा। तो ये जो चैप्टर्स की मैंने बात की है, ये कुछ चैप्टर्स आप +1 में भी देखोगे लेकिन उनकी एक्सटेंशन देखोगे। और मोस्ट ऑफ दी जो चैप्टर हैं वो एंटायरली डिफरेंट हैं, जो हमारे 10th के सिलेबस के साथ अगर उनको कंपेयर करेंगे। तो चैप्टर वाइज मैं 1 बाय 1 उनको डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट, अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें, फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है सेट्स। तो सेट्स क्या है? ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ये जो चैप्टर है यहां पे हम सेट्स करेंगे, इंटरवल्स रीड करेंगे, सेट्स पे कुछ ऑपरेशंस करेंगे। जो सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उसके रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। यूजिंग सेट्स उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे। अगर सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेट्स से रिलेटेड सेकंड चैप्टर हमारे पास आता है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो सेट्स के बाद रिलेशन, और रिलेशन के बाद हम करेंगे फंक्शन। रिलेशन में हम रीड करेंगे फंक्शन। स्टूडेंट, जो फंक्शन चैप्टर है इसके साथ हम रियल मैथ्स में एंट्री करेंगे। मीन जो हमारा मोस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स है वो बेस होता है उसका फंक्शंस, उनकी डोमेन्स, उनकी कोडोमेन्स, उनकी रेंज। सो +1 में हम उनका बेसिक करेंगे कि डोमेन किसी फंक्शन की रेंज क्या होती है, किसी फंक्शन की कोडोमेन क्या होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक फंक्शन कंसीडर करूं f(x) = 1/x, तो स्टूडेंट यहां पे अगर हम x की वैल्यू की बात करें तो यहां पे x की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या
हम ये भी देख सकते हैं कि x की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो क्या नहीं कर सकते? x की वैल्यू यहां पे हम 0 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो 0 सब्स्टिट्यूट करने से जो हमारा फंक्शन है वो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इट मीन्स 0 सब्स्टिट्यूट करने से हमारी मशीन, जो हमारा फंक्शन है, वो वर्क नहीं करेगा। तो जो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने से मशीन वर्क ना करे, क्योंकि फंक्शन भी एक मशीन होती है, जो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने पे मशीन काम ना करे उस पॉइंट को हम डोमेन में नहीं रखते। मीन्स जिन पॉइंट्स पे मशीन काम करेगी वो पॉइंट्स की बनती है डोमेन। तो यहां पे हम x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो डोमेन 0 को छोड़ के हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आ जाएगी? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0। तो 0 को छोड़ के हम कोई भी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगी? इस फंक्शन की डोमेन। ऐसे हम बहुत से क्वेश्चन करेंगे, बहुत से फंक्शंस रीड करेंगे जिनकी हम कोड डोमेन्स की बात करेंगे। थर्ड चैप्टर हमारे पास आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट, आपने 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री की है, लेकिन 10th में आपने जो भी ट्रिग्नोमेट्री की है वो सिर्फ 3 आइडेंटिटीज पे बेस थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे उनके सम फार्मूला भी करेंगे, डिफरेंस फार्मूला भी करेंगे, अलाइड एंगल्स का साइन कॉस कैसे फाइंड करना है। जैसे एक एग्जांपल कि जैसा कि हमें पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होती है। साइन 60 की वैल्यू और 45 की वैल्यू 1/√2 होगी और जो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू है वो क्या होती है? 1/√2। तो स्टूडेंट, अब अगर साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे? 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री उसको लिख देंगे। तो यहां पे एक फार्मूला करेंगे हम साइन ऑफ ए माइनस बी का, दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहां पे ये वाला फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यूज करेंगे। तो साइन ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 30। तो साइन 45 कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू √3/2 माइनस साइन 45 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस 1/2√2। तो यहां पे हमने स्टूडेंट डिफरेंस फार्मूला किया। यूजिंग डिफरेंस फार्मूला हमने वैल्यू फाइंड कर ली साइन 15 डिग्री की, जो अब तक आपने नहीं की थी। ऐसे ही अगर साइन 15 डिग्री बाय 2 की वैल्यू फाइंड करनी हो, मीन्स अगर साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी हो, देन वो भी हम सीखेंगे कि कैसे यूजिंग साइन 15 डिग्री हम साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। मीन्स उसका हाफ हो गया ना, तो उसका 1/3 साइन ऑफ 5 डिग्री की वैल्यू भी हम यूजिंग साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री ये सब वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ चैप्टर हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो वहां पे हमें एक रिजल्ट जो सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है उसको प्रूव करना है। जैसा कि 1 + 2
प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन प्लस n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। ये जो रिजल्ट है हम प्रूव करेंगे कि ये रिजल्ट फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स ये रिजल्ट ट्रू है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास बना है मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, यूजिंग दोज स्टेप्स हम प्रूव करेंगे कि ये वाला रिजल्ट जो है सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। मींस अगर n की वैल्यू यहां पे मैं 10 सब्स्टिट्यूट कर दूं या 100 सब्स्टिट्यूट कर दूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100, तो क्या आ जाएगा? रिजल्ट क्या कह रहा है कि 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 100 मीन्स 50 इंटू 101 5050। तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम हमारे पास क्या आ गया? 5050। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स। फिफ्थ चैप्टर इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब 10th में अगर d की वैल्यू, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, जब d की वैल्यू नेगेटिव आ जाती थी तो हम उसको फर्दर सॉल्व नहीं करते थे, लेकिन यहां पे हम उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन उनको सॉल्व करने से पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जानकारी लेनी होगी। तो सबसे पहले जो 5th चैप्टर की स्टार्टिंग हम करेंगे वो कहां से करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है? रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कहां से आए? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाता है तो 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आ गया, और जो -1 आया, -1 के स्क्वायर रूट को हम बोलेंगे आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर आप कोई भी ले सकते हो, प्लस इमेजिनरी नंबर 2 आयोटा। सो इन दो नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होगा इनको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b। जो a है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को मोस्टली हम z से सॉल्व करते हैं, तो रियल पार्ट z का क्या आ गया? a, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारे पास क्या आ जाएगा? b। मीन्स जो आयोटा के साथ आयोटा का कोएफिशिएंट है, जो आयोटा का कोएफिशिएंट है उसको हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट जब इसकी हम स्टडी कर लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो उसके बाद हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि अगर हमारे पास x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है? तो अगर इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं ax² प्लस bx प्लस c के साथ, तो a की वैल्यू मेरे पास 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे b की -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 विच इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन के हमारे पास फैक्टर आ गए, यहां पे d की वैल्यू क्या आई थी? नेगेटिव। चैप्टर नंबर 6 में हम करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। जैसा कि हमने 10th में आपने की है लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशन में क्या था कि जब 2x
इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास 5/2। लेकिन यहां पे हम करेंगे 2x लेस देन इक्वल टू 5, तो यहां पे x की क्या कितनी वैल्यूज आ गई, तो जब इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू क्या आ गई लेस देन इक्वल टू 5/2। अगर रियल लाइन पे ड्रा करेंगे तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो 2.5 हमारे पास ये वाला नंबर आ गया। और इससे छोटी x की वैल्यू क्या है लेस देन इक्वल टू 5/2, तो इससे छोटी हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, इनफाइनाइट। तो वहां पे जब इक्वेशन में आप सोल्यूशन करते थे तो उसका यूनिक सोल्यूशन आता था, लेकिन यहां पे हम लीनियर इनइक्वालिटीज में हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन इनफाइनाइट होगा। तो लीनियर इनइक्वालिटीज भी सॉल्व करेंगे, उनको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, जैसा कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 की बात करें, ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन, इसका जो सोल्यूशन आएगा ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन। लेकिन अगर x प्लस वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो तो वो सारे पॉइंट जो इस लाइन से नीचे हैं, कितने पॉइंट आ गए, इनफाइनाइट। तो यहां पे हम ऐसी इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। 7th चैप्टर इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मोस्ट प्रैक्टिकल मोस्ट लॉजिकल चैप्टर। जैसे अगर 4 कैंडिडेट हैं, 4 डिफरेंट काइंड की जॉब हैं, तो वो 4 कैंडिडेट्स को हम इन हाउ मेनी मेथड्स वो 4 जॉब्स एलोकेट कर सकते हैं। या अगर 5 कैंडिडेट हैं तो वो 5 चेयर पे किस तरह बैठ सकते हैं, ऐसी कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। जैसे आईपीएल में कितनी टीम्स होती हैं, 8। तो अगर वहां पे हर टीम के साथ मैच खेलती है तो वहां पे कितने मैच होंगे आईपीएल में। तो स्टूडेंट अगर हर टीम के साथ मैच खेलेगी दूसरी टीम के साथ, तो आईपीएल में ऐसे कितने मैच होंगे, 28। तो वो क्वेश्चन हम यूजिंग कॉम्बिनेशन सॉल्व कर सकते हैं कि अगर 8 टीम्स या नंबर ऑफ टीम्स n नंबर ऑफ टीम्स अगर आपस में मैच खेलेंगी तो कितने मैच होंगे। तो 8 टीम्स अगर एक दूसरे के साथ मैच खेलेंगी तो कितने मैच होंगे, 28। क्योंकि आईपीएल में क्या होता है कि हर टीम दो दो बार मैच खेलती है दूसरी टीम के साथ, तो वहां पे कुल कितने लीग मैच होते हैं, 56। लेकिन अगर एक बार मैच खेलना हो हर टीम ने दूसरी टीम के साथ, तो ऐसे करके हमारे पास 28 मैच होंगे। तो यहां पे हमने क्या किया, यूजिंग कॉम्बिनेशन। तो यहां पे हमने कॉम्बिनेशन यूज किया और कॉम्बिनेशन यूज करके हमने नंबर ऑफ मैचेस बता दिए। उसके बाद जो 8th चैप्टर आता है वो हमारे पास होता है बाइनोमियल थ्योरम। जैसा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है, a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस बी का होल क्यूब a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ तो ऐसे ही अगर a प्लस बी की पावर 4 करनी हो, ये जो 2 फार्मूले हैं स्क्वायर और क्यूब के, ये कहां से आए, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम को यूज किया, ऐसे करके हम a प्लस बी की पावर 4 फाइंड कर सकते हैं। a टू द पावर 4 प्लस 4a³ b प्लस 6a² b² प्लस 4a इंटू b³ प्लस b टू द पावर 4। a प्लस b टू द पावर 5 अगर आए तो a टू द पावर 5 प्लस 5a टू द पावर 4 इंटू b प्लस 10a³ इंटू b² प्लस 10a² इंटू b³ प्लस 5a इंटू b टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 5। ऐसे करके a प्लस बी की पावर 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। अगर हमारे पास पावर 100 आ जाए तो वो भी हम यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम सॉल्व कर सकते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम में एक आपको फार्मूला गिवन होगा, उस फार्मूले के यूज करके तो हम कोई भी पावर a प्लस बी की फाइंड कर सकते हैं। हम अपना फार्मूला बना सकते हैं।
चैप्टर नंबर 9 इज सीक्वेंस एंड सीरीज। तो जैसा कि आपने 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया था, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम +1 में भी करेंगे। +1 में एपी तो है ही है और साथ साथ में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी हमारे पास हम +1 में करेंगे। तो जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ऐसे ही क्वेश्चन हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के करेंगे। चैप्टर नंबर 10 इज स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है वो हम करेंगे। 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, 2 पॉइंट्स से पास कर 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो कौन सी स्ट्रेट लाइन आएगी, तो उसका मेथड करेंगे। अगर पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है वो हम करेंगे। 2 लाइंस के बीच में एंगल कितना है, एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, कौन सा एंगल उनमें बनता है, वो भी हम इन दी चैप्टर ऑफ स्ट्रेट लाइन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज कॉनिक सेक्शन। तो स्टूडेंट जैसा कि 10th तक आपने किया था सर्कल, तो सर्कल यहां पे भी करेंगे, लेकिन एरिया जो होगा, जो डोमेन होगी वो इंक्रीज करेगी सर्कल की। और सर्कल के साथ साथ हम यहां पे कुछ और कर्व्स भी पढ़ेंगे, जैसे पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। जैसे सर्कल में एक सेंटर होता था और एक रेडियस होता था, ऐसे ही जो पैराबोला आएगा उसमें वर्टेक्स होगा, उसका एक फोकस होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगी उसकी। ऐसे ही हाइपरबोला हम करेंगे, इलिप्स करेंगे, इलिप्स का एक सेंटर होगा, पैराबोला का एक सेंटर होगा, लेकिन हाइपरबोला के 2 सेंटर होंगे। तो ऐसा करके स्टूडेंट कॉनिक सेक्शन में हम सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला की स्टडी करेंगे। नंबर 12 इज 3 डायमेंशनल। तो स्टूडेंट जैसा कि हमने अब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, जो अब तक हमने किया वहां पे एक एब्सिस्सा होता था, एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट मीन्स एक एक्स डायमेंशन थी, वाई डायमेंशन थी, उसमें हमने सेक्शन फार्मूला किया, डिस्टेंस फार्मूला किया। लेकिन अब एक डायमेंशन और आ जाएगी, जेड एक्सिस, 3rd डायमेंशन आ जाएगी, तो वो क्या बन गई 3D। तो हमारे पास यहां पे पॉइंट होगा जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी गिवन होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा और कोई ना कोई जेड कोऑर्डिनेट भी होगा। ऐसे ही कोई दूसरा पॉइंट गिवन होगा। तो यूजिंग यहां पे हम सेक्शन फार्मूला भी करेंगे, उन दोनों का डिस्टेंस फार्मूला भी करेंगे। जैसे अब तक आपने किया डिस्टेंस फार्मूला, हमारे पास अगर ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो उसका डिस्टेंस फार्मूला जो अब तक 2 डायमेंशन में हमने किया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन यहां पे हमारे पास z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो वहां पे हम कोऑर्डिनेट्स करते थे, जो कार्टेशियन हमारे पास प्लेन था वो 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड हो जाता था, 4 इक्वल पार्ट्स में, तो उनको हम कोऑर्डिनेट बोलते थे। यहाँ पे जो हमारी 3 डायमेंशन है उसको हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे, हर पार्ट को बोलेंगे ऑक्टेंट। तो टोटल कितने ऑक्टेंट हो गए, 8 ऑक्टेंट। चैप्टर नंबर 13 इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इसका जो बेस है वो ट्रिग्नोमेट्रीज एंड लीनियर इनइक्वालिटीज। लेकिन जो लिमिट डेरिवेटिव है, ये वाला चैप्टर आपका बेस होगा, +2 में भी आप इसमें काम करेंगे हम। अगर आप इकोनॉमिक्स में हो, हायर क्लासेस में जाके इकोनॉमिक्स में भी ये डेरिवेटिव काम आता है। और अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो मैथमेटिक्स में तो वहां पे आएगा ही आएगा। ये जो आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है, ये आपका बेस है हायर क्लासेस के लिए। चैप्टर नंबर 14 इज मैथमेटिकल रीजनिंग। ये जो बहुत ही छोटा चैप्टर है,
2 और 3 डेज का चैप्टर है। ये एक लॉजिकल चैप्टर है और आप इंजॉय भी करोगे स्टूडेंट इसको। नाउ चैप्टर नंबर 15 इज स्टैटिस्टिक्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टैट जो आपने 10th की थी उसमें आपने सिर्फ वहां पे अर्थमेटिक मीन किया था, लेकिन यहां पे अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, उनमें रिलेशन भी करोगे। उसके साथ साथ हम मीन डेविएशन भी करेंगे। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे एक प्लेयर एक मैच में 40 बना रहा है, 50 बना रहा है, 60 बनाएगा, 4th मैच में वो 30 बनाएगा और 5th मैच में अगर वो 80 बनाएगा। और एक साइड दूसरा प्लेयर है जो एक बार 0 बनाएगा और कभी 50 बनाएगा, कभी 100 बनाएगा। 3rd 4th मैच में वो 10 पे आउट हो गया, 5th मैच में वो 15 पे आउट हो गया। तो हम क्या करेंगे, वहां पे 2 प्लेयर्स का कंपैरिजन करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है कि हम ये यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन हम वहां पे करेंगे कि कौन सा प्लेयर, 2 प्लेयर्स में से कौन सा प्लेयर ज्यादा कंसिस्टेंट है। जैसे अगर आपके पास, अगर आपने कोई आईपीएल टीम बनानी है तो वहां पे अगर टीम में आपने कोई प्लेयर सेलेक्ट करना है तो आप दोनों में से कौन सा प्लेयर सेलेक्ट करोगे। तो ऑब्वियसली जो प्लेयर जो कंटिन्यूसली स्कोर करेगा तो आप उसको ही पिक करना पसंद करोगे। लास्ट चैप्टर नंबर 16 इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी 10th में भी आपने की है, आप यहां पे हम उसकी एक्सटेंशन करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करेंगे। +2 में भी प्रोबेबिलिटी करोगे आप। हायर क्लासेस में भी हम जो प्रोबेबिलिटी करेंगे तो वहां पे जो प्रोबेबिलिटी करोगे तो उसका जो बेस होगा वो +2 की प्रोबेबिलिटी होगी। सो 1 बाय 1 हम 16 चैप्टर करेंगे। सो बेटा जितना आप टाइम देते जाओगे मैथ्स को उतना ही आपका इंटरेस्ट बनेगा और ये मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका है। थैंक यू।